ये कहानी दो शक्तिशाली साम्राज्यों के टकराव की है, जहां एक तरफ मुगलों का विस्तारवाद था तो दूसरी तरफ मराठाओं का स्वराज्य का सपना। औरंगजेब और संभाजी महाराज के बीच ये संघर्ष सिर्फ एक युद्ध नहीं था, बल्कि राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं, रणनीतियों और सत्ता के समीकरणों का दस्तावेज है। आइए इतिहास के उन पन्नों को खोजते हैं जहां जीत और हार से ज्यादा महत्वपूर्ण थी नीतियों की लड़ाई। मैं शहजी काज़मी, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सफर इतिहास का। अगर आपको सही ऐतिहासिक वीडियो देखने का शौक है जो पूरी रिसर्च करके बनाए जाते हैं, तो प्लीज हमारे इस चैनल नजर दुनिया पर को सब्सक्राइब कीजिए। सन 1658 में सिंहासन संभालते ही औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य को दक्कन तक फैलाने की मुहिम शुरू की। उनकी नीतियां चाहे जजिया कर हो या स्थानीय राजाओं से संधि, इन सब का मकसद था सत्ता को मजबूत करना। पर दक्कन की उबड़ खाबड़ जमीन और मराठाओं की गोरिल्ला रणनीतियों ने उनकी योजनाओं को बहुत बड़ी चुनौती दी। जॉन एफ रिचर्ड्स अपनी किताब द मुगल एम्पायर में लिखते हैं, औरंगजेब का 27 साल का दक्कन का अभियान मुगल संधियों पर भारी पड़ा। सन 1680 में औरंगजेब अपना तख्ते ताऊस छोड़कर दिल्ली से दक्कन की ओर बढ़े और वहां से कभी दिल्ली वापस नहीं लौटे। ऑडी ट्रश की अपनी किताब औरंगजेब द मैन एंड द मिथ में लिखती हैं, जब औरंगजेब दिल्ली से दक्षिण की ओर चले तो उनके साथ पूरा दिल्ली शहर चल रहा था, जिसका हुजूम देखने लायक था। औरंगजेब पुरानी मुगल परंपरा को निभा रहे थे, जिसके अनुसार राजधानी हमेशा अपने राजा के साथ चलती थी। जहां औरंगजेब का ये काफिला रुकता था, वहां पर 10 मील तक औरंगजेब की सेना के टेंट लगते थे, जिसमें 250 बाजार, 50,000 ऊंट और 30,000 हाथी औरंगजेब के साथ चलते थे। उनकी गैर मौजूदगी में दिल्ली इतनी वीरान हो गई थी कि वो एक भुता शहर में तब्दील हो गई थी। मानो लाल किला एक वीरान खंडर में तब्दील हो गया था, जिसके अंदर सिर्फ धूल मौजूद थी। औरंगजेब ने दक्कन जीतने के लिए अपनी जिंदगी के 27 साल कुर्बान कर दिए। जदुनाथ सरकार अपनी किताब द शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब में लिखते हैं, औरंगजेब अपनी ज़ईफ़ी के आलम में बहुत अकेले और तन्हा पड़ गए थे। एक एक करके उनके सारे करीबी, उनके चाहने वाले इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे। उनकी जवानी के बस एक ही साथी असद खां अब एक वो वाहिद इंसान थे जो जीवित बचे थे। जब औरंगजेब अपने नए दरबार में नजर दौड़ाते थे तो उन्हें अपने इर्द गिर्द चापलूस और दगा देने वालों से भरा हुआ दरबार दिखाई देता था। दक्कन जीतने के लिए औरंगजेब ने अपने मुगल साम्राज्य का बहुत सारा खजाना बहा दिया था। बहुत सारे इतिहासकार मानते हैं ये खजाने की रकम इतनी थी कि इससे 4 ताजमहल बन सकते थे। इतिहास सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं होता है, बल्कि इससे आम जिंदगी में हमको बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। बहुत छोटी सी रियासतें भी कैसे विशाल रियासतों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। संभाजी ने शिवाजी की गोरिल्ला युद्ध नीतियों को जारी रखा, मुगल सेना को लंबे समय तक दक्कन में उलझाया रखा, जिससे उनके संसाधनों और मनोबल पर भारी दबाव पड़ा। 1680 में संभाजी ने मुगलों के प्रमुख व्यापारी केंद्र बुरहानपुर को लूट लिया, जिससे मुगलों को आर्थिक नुकसान हुआ। संभाजी ने गोलकोंडा और बीजापुर जैसे दक्कन की मुसलमान सल्तनतों के साथ संधि की, जिससे मुगलों के खिलाफ एकजुट मोर्चा बनाया और औरंगजेब को कई मोर्चों पर लड़ना पड़ा। मुगल सेना को मराठों किलों में रायगढ़ और प्रतापगढ़ के घेराव में महीने लगे, जिससे धन्य सैन्य शक्ति और समय की बर्बादी हुई। इसके अलावा संभाजी ने राजपूत और अन्य विरोधी समूहों को समर्थन देकर मुगल साम्राज्य को कमजोर करने की कोशिश की। मशहूर हिस्टोरियन जदुनाथ सरकार अपनी किताब शिवाजी एंड हिज टाइम्स में लिखते हैं, संभाजी की फ्रांसीसी
अंग्रेजी और पुर्तगाली जैसे यूरोपीय शक्तियों से संपर्क की कोशिश ने मुगलों को कूटनीतिक रूप से चिंता में किया। इसके अलावा संभाजी ने समुद्री मार्गों पर भी औरंगजेब को काफी नुकसान पहुंचाया। 1689 में औरंगजेब ने संभाजी को पकड़कर उन्हें यातनाएं देकर मार डाला। यहाँ पर ये कदम मराठाओं के लिए एक प्रेरणा बनी। संभाजी के बाद राजा राम और ताराबाई ने मराठा संघर्ष को जारी रखा, जिससे मुगल साम्राज्य दक्कन में फंस कर रह गया। संभाजी ने अपने 9 वर्ष के शासन काल में औरंगजेब की महत्वाकांक्षाओं को गंभीर चुनौती दी। न केवल मुगल संसाधनों को नष्ट किया, बल्कि मराठाओं ने एक नया मार्ग भी प्राप्त किया। औरंगजेब ने अपने जीवन के अंतिम 27 वर्ष दक्कन में मराठाओं से लड़ते हुए बिताए। संभाजी की मृत्यु के समय वह 71 वर्ष के थे और उन्होंने उसके बाद भी 18 वर्ष और शासन किया। ये उल्लेखनीय है कि इस उम्र में भी औरंगजेब सैन्य अभियानों में सक्रिय थे, जो मुगल इतिहास में एक अनोखी घटना है। औरंगजेब की मृत्यु के समय उनके 3 लड़के जिंदा थे, जिसमें से 2 लड़कों की मौत पहले ही हो चुकी थी। ना इन लड़कों में मुगल शासन को चलाने का बूता था, ना काबिलियत थी और ना क्षमता थी। 18वीं सदी में औरंगजेब ने अपने दूसरे बेटे मुअज्जम को एक खत में खूब लताड़ लगाई, क्योंकि वो कंधार जीतने में असफल रहा। औरंगजेब ने अपने खत में ये भी लिखा, एक नालायक बेटे के होने से बेहतर है एक बेटी होना। औरंगजेब को इस बात का एहसास कभी नहीं हुआ कि अपने बेटों को नालायक बनाने में उनका सबसे बड़ा हाथ था। औरंगजेब अपने बेटों से ज्यादा अपने पोतों पर भरोसा करते थे और कभी कभी तो औरंगजेब अपने दरबारियों को अपने बेटों से ज्यादा तरजीह दिया करते थे। औरंगजेब के बेटे कामबख्श और अकबर ने भी औरंगजेब के खिलाफ जाकर मराठाओं से हाथ मिला लिया था। औरंगजेब की जिंदगी में ही औरंगजेब के सारे रिश्तेदार उन्हें छोड़ के चले गए। उसमें से सिर्फ 2 ही लोग बाकी थे, उनकी बेटी जीनतुल निसा और उनकी आखिरी पत्नी उदयपुरी थी। औरंगजेब की जिंदगी मानो अंधकार में डूब सी गई थी। उसके अलावा सोने पे सुहागा ये हुआ, दक्कन में अकाल और सूखा फैल गया। दक्कन में 1702 से 1704 तक बिल्कुल बारिश नहीं हुई, जिसकी वजह से प्लेग की बीमारी फैल गई, जिसमें 20 लाख लोगों की मौत हुई। इन सब परेशानियों से बड़ी औरंगजेब के सामने एक और परेशानी थी कि हिंदुस्तान की गद्दी पे कौन बैठेगा। हालांकि औरंगजेब ने अपने उत्तराधिकारी के लिए अपने बेटे शाह आलम को चुना, जो उस वक्त पंजाब का गवर्नर था। आखिरी में वो दिन भी आ ही गया। 3 मार्च 1707 में औरंगजेब ने इस दुनिया फानी को अलविदा कह दिया। तो दोस्तों, ये था 2 शासकों और उनकी राजनीति का अध्ययन। इतिहास को हीरो विलेन के चश्मे से कभी नहीं देखना चाहिए, बल्कि सत्ता की राजनीति की समझ से देखना चाहिए। याद रखिए, युद्ध में सिद्धांतों से ज्यादा हितों की चिंता की जाती है। आखिरी में बस मैं आप लोगों से यही कहूंगा, हमको इतिहास इतिहासकारों या किताबों से लेना चाहिए, ना कि न्यूज चैनलों से। इजाजत दीजिए शेजी काज़मी को। आप देख रहे थे सफर इतिहास का।